नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो? हम आपके लिए लेकर आ गए रसायन विज्ञान में अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब के नियम और उनकी सीमाएं। परासरण दाब के दो नियम होते हैं, एक बॉयल वान थाप का नियम और चार्ल्स वान थाप का नियम। परासरण दाब को के नियम को ये वान थाप ने दिया था। उन्होंने इस नियम को तनु विलयन का सिद्धांत भी बताया। परासरण दाब के नियम को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब के नियम। इस नियम को तनु विलयन का नियम भी कहते हैं। तनु विलयन का नियम भी कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये किसने दिया था? वान हॉफ ने दिया था। वान हॉफ ये नियम वान हॉफ ने दिया। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला बॉयल वान हॉफ का नियम, बॉयल वान हॉफ का नियम। दूसरा नियम है चार्ल्स वान हॉफ का नियम। एक एक करके पढ़ लेते हैं। बॉयल वान हॉफ का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इसमें ताप क्या होता है? स्थिर होता है। क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई। परासरण दाब विलयन की सांद्रता के, विलयन की सांद्रता, सांद्रता को डिनोट करते हैं सी से। सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर यह नियम क्या होता है? बॉयल वान हॉफ का नियम। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब पाई विलयन की सांद्रता सी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या लिखोगे? पाई अनुक्रमानुपाती सी, क्योंकि सी अनुक्रमानुपाती होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? सी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं पाई अनुक्रमानुपाती 1/v, व्युत्क्रमानुपाती 1/v, पाई व्युत्क्रमानुपाती 1/v, v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखोगे? अब इसको समीकरण 1 मान लो। बॉयल वान हॉफ का नियम हो गया। चार्ल्स वान हॉफ का नियम क्या होता है? चार्ल्स वान हॉफ का नियम, इसमें सांद्रता या आयतन स्थिर रहता है। इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे? स्थिर सांद्रता, स्थिर
सांद्रता या आयतन पर, क्या लिखोगे, स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब, क्या लिखोगे, किसी विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब पाई उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होते, उसके परम ताप के, परम ताप किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल टी से, परम ताप टी के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे, स्थिर सांद्रता या आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई उसके परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात करके क्या लिखोगे, अर्थात पाई अनुक्रमानुपाती टी, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब हम क्या इस नियम से हम क्या, कौन से समीकरण लाएंगे, सामान्य विलयन समीकरण, क्या लाएंगे हम, सामान्य विलयन समीकरण। तो पहले लिख लेते हैं हम समीकरण 1, पाई अनुक्रमानुपाती सी, या हम ये लिख ले समीकरण, या हम इसको लिख सकते हैं पाई अनुक्रमानुपाती 1/v। समीकरण 1 पाई अनुक्रमानुपाती टी, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, क्या हो जाएगा, पाई सी टी हो जाएगा, ये पाई अनुक्रमानुपाती सी टी, या हम सी के स्थान पर लिख सकते हैं पाई अनुक्रमानुपाती टी अपान में वी। सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/v, तो टी अपान में क्या हो जाएगा, वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में पाई वी अनुक्रमानुपाती जब हटाओगे तो आर टी लग जाएगा, आर टी। आर एक कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक, जहां पर आर क्या है, जहां आर है गैस स्थिरांक। एन मोल के लिए अगर हम देखें, अगर गैस उसमें घुली हुई है एन मोल, यहां पर लिख दें एन मोल के लिए, एन मोल के लिए, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, पाई वी बराबर एन आर टी, एन बराबर में जहां मोलों की संख्या, पाई बराबर में एन अपान एन आर टी, तो पाई बराबर में क्या हो जाएगा, एन अपान में वी, ये वी इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एन अपान में वी आर टी, क्योंकि एन अपान वी किसके बराबर होता है, सी के, सी बराबर में एन अपान में वी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई बराबर में सी आर टी, पाई बराबर में हो जाएगा सी आर टी। दो समीकरण हमने ले ली, एक बॉयल वान ठाप की समीकरण, एक चार्ल्स वान ठाप की समीकरण, दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने पर क्या फार्मूला आएगा, पाई अनुक्रमानुपाती सी टी, सी को हम लिख सकते हैं 1/v, तो टी अपान में वी लिख दिया। फिर v को इस तरफ ले लिए, पाई वी बराबर में आर टी हो जाएगा, आर जहां होता है गैस स्थिरांक, तो एन मोल के लिए अगर हम लिखें तो पाई वी बराबर में एन आर टी हो जाएगा, v को इस तरफ लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो पाई बराबर में एन अपान में वी आर टी।
सी बराबर में क्या होता है एन अपान में वी, तो हम या इसके स्थान पर लिख सकते हैं सी आर टी, तो पाई बराबर में सी आर टी। ये समीकरण जो आई है इसको हम कहते हैं वान हाफ समीकरण। ये समीकरण परीक्षा में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट समीकरण है। पाई बराबर में सी आर टी, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ये परासरण दाब की सीमाएं। परासरण दाब के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? चार सीमाएं हमको पढ़नी हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं परासरण दाब के नियम को पढ़ते हैं। क्या होती हैं इनकी सीमाएं, क्या होती हैं? देखो, परासरण दाब के नियम की सीमाएं। परासरण दाब के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं क्या होती है? एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक कौन सी है? एन डी डैड, एन डी डैड, एन डी डैड याद रखिएगा। एन डी डैड, एन फॉर होता है नॉन वोलाटाइल। जो हमारा विलेय होता है, विलेय पदार्थ हमारा होना चाहिए अवाष्पशील। नॉन वोलाटाइल को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। विलेय हमारा क्या होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय हमारा अवाष्पशील होना चाहिए। डी फॉर होता है डीकम्पोजिशन। विलेय हमारा क्या होना चाहिए? अनअपघट्य होना चाहिए। डी फॉर क्या होता है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब विलेय क्या होना चाहिए? हमारा अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय हमारा अनअपघट्य होना चाहिए। अनअपघट्य, अनअपघट्य का मतलब जो टूटे ना, जो वियोजित ना हो, होना चाहिए। डी फॉर, ये डी फॉर क्या होता है? डाइल्यूट। इस डी को हम बोलते हैं डाइल्यूट। विलयन हमारा क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। एडी का मतलब होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब विलेय जो होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है संगुणन या वियोजन। संगुणन या वियोजन। विलेय पदार्थ जो होगा हमारा यहाँ पर, ना तो संगुणन होना चाहिए, विलेय का ना तो संगुणन और ना ही वियोजन होना चाहिए।
क्या याद रखोगे? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील, मतलब विलेय हमारा अवाष्पशील होना चाहिए, और विलेय हमारा क्या होना चाहिए? अनअपघट्य होना चाहिए। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अनअपघट्य, जो जलीय विलयन में वियोजित ना हो। विलेय ऐसा होना चाहिए जो जलीय विलयन में वियोजित ना हो। डाइल्यूट का मतलब विलयन हमारा तन होना चाहिए, विलयन हमारा क्या होना चाहिए? तन होना चाहिए। एनडी-डाइड याद रखिएगा, एनडी-डाइड। इसमें हम कुछ परिभाषाएं भी पढ़ लेते हैं, जैसे समपराशरी विलयन क्या होते हैं। पहली परिभाषा पढ़ लेते हैं, समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या होते हैं? दूसरा, अल्पपराशरी विलयन क्या होते हैं? अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं? अल्पपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन, अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं? समपराशरी विलयन ऐसे विलयन होते हैं, ऐसे विलयन जिनमें अलग अलग विलेय का परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। क्या लिखोगे? ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनमें अलग अलग परासरण, अलग अलग विलेय का परासरण दाब समान होता है। अलग अलग परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। जैसे हम यहाँ पर कहें पाई 1 बराबर में पाई 2, अर्थात क्या लिखोगे? पाई 1 बराबर में पाई 2। क्या लिखोगे? पाई 1 बराबर में पाई 2। अल्प पराशरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनमें पहले विलेय का परासरण दाब अधिक होता है। क्या लिखोगे? ऐसे विलयन जिसमें पहले विलेय का परासरण दाब अधिक तथा दूसरे विलेय का परासरण दाब कम होता है। दूसरे विलेय का परासरण दाब कम होता है। ऐसे विलयन जिसमें पहले विलेय का परासरण दाब कम अधिक तथा दूसरे विलेय का परासरण दाब कम होता है, तो ऐसे विलयन अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। पहले विलेय का परासरण दाब अधिक, दूसरे विलेय का परासरण दाब कम होता है। अतिपराशरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब अधिक होते हैं। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, अतिपराशरी विलयन कहलाते हैं। जैसे पाई 1 और जो पाई 2 होता है, इन दोनों का परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है।
तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ये परिभाषाएं पूछ लेता है 1 या 2 नंबर की। और पराशर दाब के नियम को याद रखिएगा, पराशर दाब की सीमाएं याद रखिएगा, और वान हाफ समीकरण को भूलना ही नहीं है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे बच्चों मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।